Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस का पर्टिकुलर सेक्शन है। अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, प्रीलिम्स में आपका 50 मार्क्स का होगा जो 25 क्वेश्चंस है। फिर आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो आपका मेरिट जो बनने वाली है लास्ट में, वो आपका मेंस के एग्जामिनेशन पे ही बनेगी, जिसमें से कि आपका 25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स आपका ये 75 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए। यानी कि आपका टोटल मिला के अगर देखा जाए तो अभी 125 मार्क्स का वेटेज लेके आ रहा है जीए, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि इससे पहले एसएससी में जीके का इतना ज़्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में नहीं दिखा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जब सीईटी भी होगा तो उसमें भी जीके का अच्छा खासी जो है आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए पर्टिकुलरली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ों को आप प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मैंने अराउंड आपके 100 टॉपिक्स जो है जिनमें आपके एसएससी में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करूँगा कि बेसिकली आपका एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज़ देखो, कोई भी आपका जब एग्ज़ामिनेशन होता है ना, तो उसमें जितने भी सेक्शन है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि भई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में सिलेबस क्या है, वो देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं। आप मैथ का देखोगे, मैथ का सिलेबस पता चल जाएगा, रीज़निंग का पता चल जाएगा, इंग्लिश में भी सिलेबस एक काइंड ऑफ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ग्रामर है, वोकैब्युलरी है और फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं। बट जब हम जीके की बात करते हैं ना, जीए या जीके की, तो इसमें एक तो कोई फिक्स तरीके से उसमें सिलेबस लिखा नहीं रहता। यही होता है कि आपका डेली एवरीडे की आपकी नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, साइंस का पूछा जाएगा बेसिक सा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, आपका इकोनॉमिक्स होगी, पॉलिटी होगी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये मोटा मोटा पता होता है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि आपका एग्जामिनेशन में वहाँ से चीज़ें आपको दिख रहा होगा, अब समझ ही नहीं आता कि हिस्ट्री तो इतनी वास्ट है, और फिर आपका ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, पॉलिटी इतना वास्ट है, साइंस इतना वास्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो इन सब में से क्या प्रिपेयर करना है। बिकॉज अल्टीमेटली आप पूरा इतना सारा जो आपका, अब देखो यूपीएससी में भी हिस्ट्री आता है, एसएससी में भी आता है, तो अल्टीमेटली हमें करना कितना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैंने अभी देखी, यहाँ पे कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे उड़ा दिया कि यूपीएससी का जीके आएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन आ जाएगा, उसका जब पीडीएफ निकल के आ जाए ना, आंसर की निकल के आ जाए, तब मेरे सामने लेके आना और बताना कि भाई ये क्या यूपीएससी की। अब देखो, जब यूपीएससी की बात करते हो ना, तो लोगों को यही समझ नहीं आता कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, वो सब्जेक्टिव नॉलेज आपसे चाहता है, ठीक है। अगर हम प्रीलिम्स का पेपर हटा दें, तो मेजर जो फोकस होता है बाकी के पेपर, वो किसके होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, मेंस। बट यहाँ पे जब एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स की बात की जाती है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नॉलेज देखी जाती है आपकी, कि आपको थॉरोली चीज़ें कितने माइंड में आपके बैठ रही हैं। ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। और ये जो मैं 100 टॉपिक्स निकाल के लाया हूँ, और इनके बारे में ये भी बात करेंगे कैसे क्या इसको कवर करना है, मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें करा सकता हूँ, सारी बातें देखेंगे। पहली बात तो यार, मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी सेशन होता है, मेरा कोई भी सेशन है ना, आपके पास में एक पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, और एक शांत सा माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के सुकून से मेरी बातें सुन पाओ। कोई भी मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बिकॉज जो टीचिंग होती है ना, वो टू वे प्रोसेस होती है। कोई भी चीज़ अगर मैं समझा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से जो समझाया है उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी आना चाहिए। जो मेरे से पहले पढ़े हुए बच्चे हैं उनको पता होगा, मैं हाँ या ना बोलता रहता हूँ, तो आपको भी उसके साथ के साथ रिप्लाई करना है। डजेंट मैटर आप मेरे सामने हो या नहीं हो, बात की गहराई समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें मैं बोलूँ समझ में आ रहा है, हाँ या ना, तो आपको वहाँ से बोलना है। इन केस कोई बात समझ नहीं आई, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ, ये जो एनालिसिस है आपका, अभी मैंने जितने भी एसएससी के पेपर्स हो सकते थे, उन सभी का एनालिसिस किया है। इवन टीसीएस पैटर्न पे जितने आपके एग्जाम हुए हैं, जिसमें से आपका मैंने मेजरली उठाया है डी ट्रिपल एस पी। अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ द ब्लू मैंने उठा ली हो। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो, पहले जानते हो, किसी एग्जाम में आपने पढ़ा है डीएफसी से, आईएल, आईसीएआर या एनटीपीसी में, तो मैं बहुत ही, जब चीज़ें कराता हूँ ना, उसके पीछे मैं बहुत रिगरस एनालिसिस करता हूँ। यू गाइस कैंट इमेजिन अबाउट इट। मैंने फैमिली का टाइम काट के एनालिसिस किया हुआ है चीज़ों पे, क्योंकि मैं जितना आपके सामने, जितने आई गेस 1000 वीडियोस है ना, उन 1000 वीडियोस की अगर लेंथ अभी 5000 आवर्स भी है, मैं अगर एक वीडियो 5-5 मिनट की भी मानूं, वैसे सारी की सारी अराउंड 20-30 मिनट्स की, यानी कि 20-30,000 मिनट्स, इसके पीछे ना इसका जस्ट 5 टाइम्स मुझे एनालिसिस करना पड़ता है हर चीज़ का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज़ जो है वो वेस्टेज जाए, राइट। सो
जो भी है वो बहुत ही अमलगमेशन है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आपका डी ट्रिपल एस बी का हो जाए, फिर अभी 2022 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, फिर अभी आपका एक हुआ था एनवीएस का एग्ज़ाम। और एनवीएस के एग्ज़ाम को मैं आप लोगों को, जो एनवीएस का एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका जो जीके का पेपर है वो, प्लस में उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज कंप्यूटर नॉलेज कहीं ना कहीं आपका उस लेवल की भी आ सकती है जैसी एनवीएस एएसओ में पूछी गई थी। अभी आपने अगर पेपर इसका नहीं देखा है ना, तो एक बार उठा के देखना। इसका कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा था, प्रैक्टिकल नॉलेज से इसके क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो आपको जो मैंने बुक रेफर करी है वो तो बुक पढ़नी ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी जो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आएगा, बिकॉज अभी क्या है, हमारे पास सीपीटी वगैरह तो कुछ होना नहीं है हमारा, है ना। तो अब क्या होगा, आपका जो भी उनको आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है ना, वो सीकेटी में ही करेंगे। सीकेटी इज व्हाट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ों का एनालिसिस। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो एसएससी का पेपर, आप डी ट्रिपल एस बी का क्यों डाल रहे हो? डियर, डी ट्रिपल एस बी में ना दो एग्जाम हुए हैं जिनमें मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। जूनियर क्लर्क का हुआ है, और एक आपका, हाँ यार, 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, उसका मुझे जॉब प्रोफाइल याद नहीं आ रहा। एक शायद ट्रैफिक मैनेजर की होती है, और एक दूसरी, एक एग्ज़ाम और अभी आपका हुआ है 2022 में ही, कोई असिस्टेंट का होता है। 4200 ग्रेड पे होती है इसकी। इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम और असिस्टेंट का एग्ज़ाम जस्ट पहले हुआ था एसएससी सीजीएल 2021 का, जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ जो 2022 में ही हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को मिले ना इकोनॉमिक्स से, वो अल्टीमेटली आपकी सीजीएल में दिखे हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमें इन सारे पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस करके जो जो क्वेश्चंस निकलते हैं, उनका जब मैंने पूरा एनालिसिस किया है, तब जाके ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक आपको करने ही है। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डी ट्रिपल एस बी के हों, एनटीपीसी के हों, एनवीएस के हों, या फिर आपका आईसीएआर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है ना, वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो हो, चाहे फिर आपका एसएससी का तो ऑफ कोर्स करेंगे, एसएससी सीजीएल का जो 2022 में एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, फिर आपका एमटीएस का हुआ था अभी। तो इन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, उसमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो उसकी सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जीके पेनेशिया सीरीज, जीके पेनेशिया सीरीज, ये सर्च करना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। उसमें अराउंड आपका आई गेस कितनी वीडियोस हो गई हैं, 1.0 में कुछ वीडियोस हैं, और 2.0 के 4 सेट कराए हैं, वो कर लेना। उसमें मैं बहुत ही डिटेलिंग में एक एक चीज़ करा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन से रिलेट करके आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझाया जा रहा है, तो वो कर लेना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है देखो भाई, अब इसको जो कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। तो अब टॉपिक्स की बात करते हैं यार। मैंने ना, जब मैं बोलता हूँ ना आपसे ये स्ट्रैटेजी सेशन है, स्ट्रैटेजी सेशन इज नथिंग लाइक कि मैं आपको 10-15 मिनट का ज्ञान दे दूं जो कि सब लोग चिपकाते हैं, एक एक टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक कर लेना, बस हो जाएगा काम। जब मैं स्ट्रैटेजी सेशन लेके आता हूँ ना, मैंने जीके का, अगर लास्ट सेशन की बात करूँ, अगर मैंने जीके की स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो वो मैंने अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, 18 टू 20 मंथ पहले बनाई थी। और वो स्ट्रेटजी सेशन था आपका 1 आवर 37 मिनट का। तो मैं जब स्ट्रेटजी लेके आता हूँ ना किसी भी चीज़ की, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी देखोगे तो मैं बहुत ही यार एनालिसिस बहुत करता हूँ, दिल लगा के सारी चीज़ें बताता हूँ, तो इसलिए वो पेपर में भी फिर फंसती ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा पेशेंस करके सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, फिर वो कमेंट करते हैं ना, तो मुझे फिर वहाँ पे समझाने में दिक्कत होती है। इससे बढ़िया मैं आपकी सारी बातें अभी बता दे रहा हूँ, मेरे बारे में जो भी है, धीमे धीमे आप मुझसे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जो पिछले बच्चे हैं वो भी नीचे रिव्यू डाल सकते हैं, ठीक है। खैर, ऐसे ही नहीं, हमने 50% से ज़्यादा सिलेक्शन दिया DFCCL में, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर लेता हूँ। इसके बाद में अब क्या है, देखो टॉपिक्स की जब मैं बात करूंगा ना, आपने देखा होगा, अब जो मैं टॉपिक बताऊंगा आपको सीधा हिट दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ से पेपर आए हैं, पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पहले 50 मस्ट डू टॉपिक किसके हैं, जो आपका ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। देखो अब ये जो मैंने 50 मस्ट डू लिखा है ना, ये 50 के अंदर आपको दिखेगा, तो 1 के अंदर ही 3-4 पार्ट हैं, तो वो एक एक करके मैंने थोड़ा डिटेलिंग में ही दिखा दिया। क्योंकि अगर मैं आपको आर्किटेक्चर बोल दूंगा ना सीधा, आपको समझ ही नहीं आएगा यार आर्किटेक्चर क्या उठा लूँ, मैं क्या पढ़ूँ। तो मैंने आर्किटेक्चर के टाइप भी बता दिया कि भैया ये है, सीधा इसको पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़ा जाएगा ना आपसे, तो मैं कुछ करूंगा इसके लिए भी, अगर कुछ हो पाया। लेकिन स्टिल ये सेशन है, इट मीन्स आपको इसका, इस सेशन का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इस तरीके की आपकी मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। ये पूरे सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इवन मैंने टाइमलाइन सब दिखा दिया है यार। इसमें इससे ज़्यादा तो आप कुछ ले ही नहीं सकते हो, ठीक है।
ये हिस्ट्री का हो गया, फिर करंट अफेयर्स के भी आपकी जो भी टॉपिक्स हैं उनकी भी बात करेंगे, तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लो कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। अब ये देखो रुक क्यों गया, आगे आते हैं तो भाई शुरू करते हैं यहाँ से। पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। और ये मैंने इस तरीके से इतना सिंप्लीफाई करके बताया है ना यार, कि अब आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अल्टीमेटली इन टॉपिक को सीधा सर्च करके भी पढ़ो या कुछ भी करके पढ़ो, या अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया, देखो टाइम मेरे पास में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम की। टाइम मिला तो करा दूंगा, और कराऊंगा तो वो बेस्ट होगा। जो भी टॉपिक मैं एक बार कराता हूँ ना, वो लाइफ में आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको जनरल साइंस कराया था 1 साल पहले, जनरल साइंस DFCCL के टाइम पे। वो प्लेलिस्ट आप अभी, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट आप कर लेना। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक NTPC में, ग्रुप डी में, SSC में, सारे क्वेश्चन आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसे बोल पाता हूँ मैं? क्योंकि मैंने करा रखी हैं चीज़ें पहले से ही, सोच समझ के, इतना एनालिसिस करके। ठीक है, चलो अब कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले आपका जो आर्ट एंड कल्चर है, देखो आर्ट एंड कल्चर ना पहले आपका सिलेबस में लिख के नहीं आता था, लेकिन अगर आप 2020 का 2 का सिलेबस देखोगे तो उसमें कल्चर अलग से लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमें क्या है कि आर्ट एंड कल्चर पे आपने क्वेश्चंस इस बार देखे भी होंगे, अगर आपने CHSL का पेपर दिया है या CGL का। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यार, आर्किटेक्चर से आया है, म्यूजिक से आया है, राग से आया है। मैं इवन मैंने म्यूजिक और म्यूजिक शायद मैंने आपको पढ़ा रखा है पनेशा 1.0 के जो 18 लेक्चर है ना, उसमें से मैंने 2-3 लेक्चर अल्टीमेटली आर्ट एंड कल्चर के ही कवर किए हैं। और फिर उससे NTPC में कई सारे क्वेश्चन फंसे भी आगे चल के, तो ये चीज़ है। आर्किटेक्चर की जब मैं बात करूंगा तो आपको जुम्मा जुम्मा मेजरली क्या पढ़ना है? रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, जिसमें आपको बादामी का पढ़ना है, बार्बर का पढ़ना है, इसको कई 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 लोग बराबर भी बोलते हैं, चैत्रा हो गया, और विहार। ये आपके 4 आर्किटेक्चर आते हैं, जो कौन से होते हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर होते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। फिर आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें रेड और ब्लैक पॉटरी हो गया, फिर आपका प्रिंटेड ग्रेवेयर हो गया। ठीक है, ये आर्किटेक्चर के टाइप्स हैं जो जो आपको पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। फिर स्कल्पचर में आपका मथुरा का हो गया, गांधार का हो गया, और अमरावती का हो गया। इन तीनों को एक बार देख लेना कि किसने कौन सा क्या क्या काम किया इसमें। फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। और टेम्पल में जो आर्किटेक्चर होता है ना, एक डोम शेप का होता है। अगर आपने SSC CGL का कभी एग्जाम दिया हो तो उसमें टेम्पल का 2-3 क्वेश्चन देखे गए, जिसमें मेजर टेम्पल आपको कौन से पढ़ने हैं, जो चोला चोला एम्पायर में जितने टेम्पल्स बने हैं ना, उनका आर्किटेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर आ गया। देखो टेम्पल में मैंने अलग से बात करी दी है, इसमें आपको कौन कौन से टेम्पल में भी पढ़ना है, क्योंकि टेम्पल जब मैंने आपको ऐसे बोल दिया टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना है, तो अब क्या पढ़ोगे बेचारे आप लोग, है ना? तो देखो टेम्पल का बेसिक्स देख लेना कि सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, यानी कि जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं, वो किस तरीके से होता है। मंडप शिकार वाहन, ये गर्भगृह किस तरीके के मंदिरों में होता है, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स कौन कौन से हैं, नागर स्टाइल के टेम्पल कौन से हैं, विसारा स्टाइल के टेम्पल कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना है। गोपूर्णिमा हो गया, विमान हो गया। यानी कि ये बेसिकली क्या है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको लिखाई है, ये आपको लिख भी दिया आगे, कि आपको ये रिकमेंडेड है कि आप इन टर्मिनोलॉजीज पे भी अच्छा फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ जाएगा विमाना क्या होता है। ठीक है, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप होता है। फिर आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो एडिशनल डाल के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो, अब हो गया फिर आपका इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर्स हो गए, और इंडो इस्लामिक। यहाँ अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, कई एग्जाम्स में आपका इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन दोनों से कई क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। ये तो बात हो गई आपका टेम्पल आर्किटेक्चर की। फिर हम बात करते हैं, अब आ गया आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है। एक हो गया मुराल वॉल पेंटिंग। मुराल वॉल पेंटिंग से ना सीधे के सीधे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं NVS, SSC, CHSL और CGL में भी एक क्वेश्चन आया था, वो मुराल से आया था। और फिर आपका जो ICAR का नहीं, DSSB का जो एग्जाम हुआ, इन चारों के चारों पेपर में ना मुराल और वॉल पेंटिंग से क्वेश्चन आए हैं, कर लेना अच्छे से। ठीक है, मिनिएचर से कर लेना। और जब आप ये वॉल पेंटिंग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अल्टीमेटली 2-3 चीज़ें दिखेंगी, या फिर अब मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर वो तो सारी चीज़ कवर हो ही जाएगी। मॉडर्न पेंटिंग आपका ये वॉल पेंटिंग में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 टाइप होते हैं अलग से, वो है खैर। आगे देखो डांसेस की बात करते हैं, तो डांसेस में ना आपको, डांसेस मैंने ऑलरेडी 1.2 में पूरा करा रखा है।
अब मुझे आप लोग बताओगे कि क्लासिकल डांस इंडिया के कितने हैं, और जो क्लासिकल डांसेस है वो साहित्य नाटक अकेडमी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन क्या नंबर में डिफरेंस है क्या, कि साहित्य नाटक अकेडमी कितने क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज करता है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितने डांसेस को रिकॉग्नाइज करता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे क्या हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए। फिर आपका एक फोल्क डांस हो गया। फोल्क डांसेस में क्या हो जाता है कि जो भी ट्राइबल डांसेस हो गए या अलग अलग टाइप के डांस हैं वो भी आपको करने हैं। अब एक बात याद रखना कि फोल्क डांस जो है आपके वो इस तरीके से नहीं आ रहे हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि ये डांस कहाँ का है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब भी आप डांसेस को पढ़ेंगे, क्या हो गया ये, आ, ठीक है। अब देखो, जब भी आप यहाँ पे डांसेस को पढ़ोगे तो क्या करना है ना, आपको उस डांस के बारे में एक बार गूगल बाबा की कृपा अपने ऊपर बरसा लेना। कोई भी डांस पढ़ा गूगल पे चिपकाना, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आगे पीछे। अगर कोई किसी पहाड़ी में है तो वो किस पहाड़ के नाम से उस डांस को जाना जाता है, क्यों वो डांस करते हैं, किसी भगवान के लिए है तो क्यों, कहाँ के हार्वेस्ट सीजन का है, हार्वेस्ट खत्म होती है तब ये डांस किया जाता है, हार्वेस्ट शुरू होती है खेती के शुरू होने पे किया जाता है, खत्म होने पे। तो ये चीज़ें भी यार याद रखना, ठीक है। आप वो जो बोलते हो ना एग्जाम के बाद कि ये तो अरे डांस आया तो उसमें ऐसा आ गया कि वो कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो डियर अब पैटर्न ऐसा हो गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से अब आपका ये सीधा मेंस का सवाल है, यानी कि अब देखो एक यहाँ पे जो सिनारियो क्रिएट हुआ है ना, अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, 30% आपने स्कोर नहीं किया जीके में या जीएस में, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब आपके सामने ये कंपल्शन आ गया है कि भैया जीके अच्छे से करनी है, और जो बहुत अच्छे से कर ले जाएगा ना, एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। अभी तक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता था आपका, एक तो टीयर टू का होता था, ठीक है। टीयर टू का अभी आपने देखा, लेकिन 21 का ईजी कर दिया, तो अब 21 वाले बच्चे जो है वो टीयर थ्री उनके लिए डिसाइडिंग बन गया है। लेकिन अब ये दोनों कहानी खत्म हो गई, अब बस टीयर टू अकेला रह गया, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, और फिर आपका सीकेटी, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड टाइपिंग, तो खैर वो पासिंग है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब बात सब आपको समझ में आ रही है ना, दिमाग में सारी बातें घुस रही है। देखो मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपके के कुछ चेहरों को एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये बैठे हुए हैं बच्चे, इनको समझाता जा रहा हूँ, तो सुकून से सुनते जाओ। म्यूजिक, म्यूजिक से अब आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए यार म्यूजिक से, एनटीपीसी में और आपका सीजीएल में, सी एसएससी के एग्जाम में, यानी कि सीजीएल सीएचएसएल दोनों में ही। तो म्यूजिक में याद रखना क्या क्या पढ़ना है। अब म्यूजिक में आप कहोगे सर क्या पढ़ ले म्यूजिक में उठा के, तो बच्चों देख लो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक अच्छे से पढ़ना है, कार्नाटिक म्यूजिक पढ़ना है। ये मैंने ऑलरेडी 1.2 सेशन में करा रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको म्यूजिक के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर कराई हैं। डिफरेंसेस हो गए, स्वर क्या होता है, राग क्या होता है। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं यार राग से, क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं सेम टू सेम, जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको राग बहुत अच्छे से करना है। फिर जो भी पर्सनैलिटीज रिलेटेड हो गई म्यूजिक से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कितने टाइप के होते हैं, एक विंड, आपका विंड होता है, स्ट्रिंग्ड होता है, और परकशन होता है। पता होना चाहिए भाई कि कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो विंड म्यूजिक है या कौन सा स्ट्रिंग्ड है, कौन सा परकशन है, टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है एससी और डब्ल्यू में। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर ना यहाँ तक पहुँच गया स्वर और राग तक, तो हो सकता है आपका एग्जामिनेशन यहाँ से भी जो एग्जामिनर है आपका क्वेश्चन डाल दे। तो होशियारी यही होती है कि हम उन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखें जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। अब ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये एक टॉपिक था क्या, हाँ तो ये मैंने एक में ही डाल दिया था। तो खैर ये देखो, अब ये वही बात है कि इसमें फोल्क डांस, ट्राइबल डांस, क्लासिकल डांस और डांसर्स जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। कुछ डांसर्स आपको क्या करना है, फोल्क डांस वाले नहीं करने हैं। जो क्लासिकल डांसेस है ना, ऊपर मैंने क्लासिकल डांसेस दिखाए हैं आपको, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डांसर्स रहे हैं, और म्यूजिशियंस भी देख लेना, म्यूजिशियन के क्वेश्चन बहुत आए हैं बच्चों, ठीक है। म्यूजिशियन देख लेना। राग जब करोगे ना तो उसमें अलग अलग आपको दिखेगा कि इंडिया में कौन से राग से कौन सा सिंगर या कौन सा म्यूजिशियन रिलेटेड है, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आया है, क्योंकि राग से रिलेटेड, म्यूजिशियन से रिलेटेड आया है यार क्वेश्चन, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत बढ़िया पूछ रहा है, उसका जो भी निचोड़ निकलता है ना, वो मैंने बता दिया भैया, इतना इतना टॉपिक उठा के सीधा कर लेना, क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो यार ये वही कहानी है, ठीक है। अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो बुक्स एंड ऑथर आपको कौन सी करनी है, एक तो बुक्स देखो, बुक्स एंड ऑथर्स की बात करता हूँ ना, तो इसके ना 3 यहाँ पे क्लासिफिकेशन निकल के आते हैं।
एक तो हो गई आपकी हिस्ट्री बुक्स। हिस्ट्री बुक्स आप कहाँ से निकालोगे, तो एक काम करना, आपकी जो लूसेंट की बुक है ना, लूसेंट की बुक आप जब हिस्ट्री की उठाओगे, तो उसमें आपको एंशियंट इंडिया का पार्ट जहाँ पे, तो वहाँ पे कई सारी बुक्स का नाम दिखेगा, ऐसे ब्लॉक में दिखेगा, कहीं पे कॉलम बना हुआ, उन सारे को एक जगह लिख लेना। वही आपके क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं। अब मैंने जगह भी बता दी, अब तो एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। फिर आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बुक, जैसे महात्मा गांधी जी की हो गई, फिर आपके जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी की हो गई, एक मलाला यूसुफ जी की बहुत सारी बुक्स आती रहती हैं। फिर आपके यहाँ पे जो, क्या नाम है उनका, अरे ये कौन है यार, अरे ये क्या नाम है, अरे थ्री इडियट्स किसने लिखी थी, क्या, मैं नाम ही देखो अभी स्किप हो गया माइंड से, छोड़ो, अब आई गेस आपको पता चल जाएगा। इसके आगे आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी आपको बुक्स पता होनी चाहिए। फिर कुछ हिंदी ऑथर हैं, जैसे कि आपके प्रेमचंद की बुक तो यार आई गेस सबको पता होगी। बट प्रेमचंद का ना एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जो कि आपके फेस टाइम में पूछा गया था कि इनके बचपन का नाम क्या, यानी कि इनका प्रेमचंद का एक्चुअल नाम क्या था, तो धनपत या धनपत था शायद, धनपत राय था आई गेस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे जो बीच के जो भी आपके राइटर्स आए हैं। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट राइटर, या फिर वो राइटर जिनको यहाँ पे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन है। तो अमर्त्य सेन ने अगर कोई बुक लिखी है तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी बुक्स पता होनी चाहिए। करंट में फिर आपको करंट के 1 साल की कम से कम बुक्स तो पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अभी करंट के बारे में आगे बात करेंगे, मैंने कुछ प्लान तो किया है, बट एक बार देखते हैं अभी आपका इस वीडियो में कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि देखो यार, अल्टीमेटली अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक आएगा तभी चीज़ें करने में मज़ा आता है। फिर आगे है आपका फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ स्टेट कंट्रीज लाइक भूटान एंड नेपाल। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका फेयर और फेस्टिवल जो है, अच्छा एक तो एक बात याद रखना, फेयर ना कई बार क्या होता है, ये करंट से उठा के मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये करंट वाले फेयर दे रहे हैं। जैसे एक साल में आपके कुछ कुछ अलग अलग फेयर होते हैं ना, जैसे पुष्कर मेला हुआ, फिर आपका बिहार के कई मेले होते हैं। तो उन फेयर्स को आपको याद रखना है, ठीक है, करंट में जो न्यूज़ में दिख जाए। फेस्टिवल भी करंट के कुछ आसपास के पूछ लेते हैं। फेस्टिवल में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आपको सारी जगह के याद रखने हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बैसाख कहाँ का है, या फिर आपका ओणम कहाँ का है। तो हार्वेस्ट सीजन जितने भी हैं ना पूरे ऑल ओवर इंडिया के, सबके नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है ना मेरी। गुड़ी पड़वा कहाँ का है ना, इस तरीके की चीज़ें। फिर अपने स्टेट्स का हो गया ये तो। फिर आती हैं कंट्रीज, कुछ कंट्री के भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भूटान और नेपाल। भूटान नेपाल के आप एक बार देख लेना, आपके मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिलेंगे आपको। वही आप एक बार माइंड में रख लेना, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी ट्राइब हैं कौन सी लोकेशन से हैं, और अगर इन ट्राइब से रिलेटेड आपको कोई ट्राइबल डांस दिख रहा है, या इनसे रिलेटेड कोई आपको फेस्टिवल दिख रहा है, या फिर इनसे रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चमक गई कि इनका ये ट्राइब तो इस पहाड़ी के पास रहता है या इस माउंटेन रेंज के पास रहता है, तो उसको भी आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही आजकल पूछने का सिस्टम चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है आपका रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम आपको पूरा पता ही होना चाहिए। अच्छा, रिवर्स में ना आपको ये सारी कहानी एक बार देख लेनी है कि हमारा नदर्न साइड कौन कौन सी रिवर है, सदर्न साइड कौन सी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग फिर कौन सी रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी रिवर्स है, और ऐसी कौन सी रिवर है जो कि बीच में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। उसका भी आपको नाम याद रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं तो आपको बिल्कुल ऐसा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए भाई, कौन कौन सी रिवर है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, पेन्नार नदी हो गया, या फिर आपकी सुवर्ण क्या नदी का नाम है, सुवर्ण रेखा है ना। तो सुवर्ण रेखा रिवर हो गई, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। या फिर आपकी कृष्णा, गोदावरी, वैगई, शारदा, ब्राह्मणी, बहुत सारी रिवर हैं यार, ठीक है। तो ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है, तो इनके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। कुछ मेजर रिवर्स हो गई तो उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको मालूम होनी चाहिए, गंगा की, यमुना की। और गंगा यमुना का तो पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इंडस सॉरी, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम है, पूरा पता होना चाहिए, कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। गंगा नदी का पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस हैं उनके, ठीक है। गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंसेस तो आपको पूरे पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको रिवर सिस्टम पढ़ने का है। फिर उन रिवर्स के साइड में कौन कौन सी सिटीज़ पड़ रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए।
सबसे बढ़िया तरीका पता क्या होता है कि आप कुछ थ्योरी पढ़ लिया आपने, एक बार थ्योरी पढ़ना, फिर एक मैप उठाना जो आपका पॉलिटिकल मैप आता है वही उठा लेना, उसमें ना अपने ड्रॉ करना एक बार जोग्राफिकल मैप या फिर पॉलिटिकल जो भी मिले उसमें खुद से ड्रॉ करना कि यहाँ ये वाली नदी मिलती है, यहाँ इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है। तो उस तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। मैंने तो ऐसे ही की थी, तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सो दैट देखो मुझे अभी भी याद है इसी वजह से। तो डैम्स इन इंडिया, ऑफ कोर्स, अब डैम्स तो यार ये बेसिक सी बात हो गई। आई होप आप लोगों को याद होंगे भी कई सारे, तो डैम्स आपको पता होने चाहिए। वाटरफॉल्स आपको पता होने चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, कौन कौन सी वाटरफॉल कहाँ पे है। और वाटरफॉल के साथ में ना किसको हम दूधिया वाटरफॉल बोलते हैं, किसका निकनेम क्या है, ठीक है। इन वाटरफॉल के निकनेम्स भी आपको मालूम होने चाहिए अगर है किसी का तो। फिर लेक्स हो गई, इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये मुझे आई डोंट थिंक कि बताना पड़ेगा कि उसमें खारे पानी की लेक कौन सी है। तो लेक आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप है, तो वो याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारा एक ही आपका बंडल बन जाता है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पता होना चाहिए भाई कि कौन कौन सी ऐसे नेशनल पार्क हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और ऐसे कौन से नेशनल पार्क है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। और बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो सबसे पहले तो यार ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि गिवन में से ये बता दो, चार ऑप्शन होंगे कि तीन तो क्या है कि वो आपका नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन कौन सा एक तीनों नहीं है, वो आपको उसमें से निकालना होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है। ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा अकेला कि ये वाला नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, कहानी खत्म हो गई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बर्ड सेंचुरीज हो गई, तो बर्ड सेंचुरीज को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा कि कौन सी कहाँ पे है, तो ये तो फैक्चुअल हो गया, स्टैटिक जी के। वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड्स कौन से अभी रिसेंट न्यूज़ में रहे हैं, कौन कौन से ऐड किए गए हैं इंडिया में। रामसर साइट्स हो गए, ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा भाई, रामसर साइट हो गए। अब ये अच्छे से कर लेना, एक मैंने ऐड किया है यहाँ पे मिशन टाइगर, मिशन एलिफेंट, ठीक है, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और अभी आपका मिशन चीता भी हो गया, ठीक है, चीता को लेके आए हैं, उसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन अगर आ जाता है कितने चीता उठा के लाए हैं, उसका पूरा क्या का पूरा यानी कि क्या हम बेसिकली हमारा विज़न क्या है उसको लेकर के, कहाँ पे रखा गया है। और अच्छा, ज़ाम्बिया से लेके आए तो ज़ाम्बिया की किस जगह से वो चीते उठाए गए हैं ये भी देख लेना। मिशन टाइगर क्या था, कब स्टार्ट हुआ, कितने टाइगर हैं अभी इंडिया में, टाइगर की पॉपुलेशन तो आपके हाथ पे होनी चाहिए, ठीक है। मिशन एलिफेंट क्या है, तो ये सब चीज़ें एक बार देख लेना, डेट्स भी इसकी। फिर आता है आपका इधर स्टैटिक जीके में ही यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट्स हो गए और कल्चरल हेरिटेज साइट हो गए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजिबल हेरिटेज साइट का मतलब क्या है, इनटेंजिबल हेरिटेज साइट क्या होते हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक है, अभी रिसेंट में कौन कौन से ऐड किए गए हैं, उनके नंबर्स पता होने चाहिए, रिसेंट ईयर वालों के ईयर भी पता होना चाहिए कौन से ईयर में किया गया। और जो स्टार्टिंग के आपके 12-13 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, यूनेस्को के इंडिया में हेरिटेज साइट हैं, वो भी आपको उनकी ईयर्स पता होने चाहिए कि कौन से ईयर में ऐड किया गया, ठीक, बात क्लियर है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 17th नंबर, देखना यार, ये तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हमको करने होते हैं जो भी आपके यूएन ने डिक्लेयर किए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं। पर उसके साथ के साथ ना भी आप देखो कि आपका जो 21 और 22 का ईयर गया है ना, 2021 और अभी 2022, इसमें ना यूनेस्को ने कई सारे इंपॉर्टेंट डेज को स्टार्ट किया है बोले तो अभी मनाना स्टार्ट किया है कि या तो आगे चल के मनाया जाएगा या अभी ही बनाया गया है पहली बार। तो उन इंपॉर्टेंट डेज को आपको याद रखना है और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखिएगा। मैंने ऑब्जर्व किया है अभी रिसेंट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिएगा, इसको ध्यान रखना। पुराना वाला तो करना ही, कम से कम 6 मंथ के आप ये याद रख लो, मेजर मेजर तो याद रखने ही होते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कब है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। बट उसके साथ साथ जो, अरे यार, ये यूनेस्को ने जो भी, या यूएन ने, ठीक है, यहाँ पे यूएन के जो इंपॉर्टेंट डेज हो गए, उन्होंने जो भी डेज अभी रिसेंट में डिक्लेयर किए हैं वो भी याद करने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे बैटल्स या वॉर्स। ये तो आपको पता ही है, सारे बैटल याद कर लेना, या तो लूसेंट में आपको लास्ट में दे रखा है, या फिर आपको वॉर का जो भी डेटा आपके पास है कि इंपॉर्टेंट बैटल कब हुए, कौन से ईयर में हुआ, उसको कंफ्यूज मत होना। और ये आपको कहाँ से याद रखना है, तो मिडाइवल से लेकर के आप आराम से या फिर आप मॉडर्न टाइम के पहले याद करना, ठीक है, जो मॉडर्न वॉर्स हुए हैं
या फिर आप ये दिल्ली सल्तनत से उठा लेना, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के आगे के जितने भी बैटल हुए हैं आपके आज़ाद होने तक भारत के, उनका ईयर आपके हाथों पे होना चाहिए, ठीक। क्लियर है इतनी सी बात। फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन से कहाँ पे हैं, रिलीजियस प्लेसेस कहाँ पे हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस पर हैं, ठीक है। या फिर और जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कहाँ पे हैं। जब मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल बोलता हूँ ना, तो आपका कुछ कुछ टेम्पल इंडिया के बाली में भी कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं, वो भी देख के जाना, ठीक है। उसका क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि। अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका ये जो लिखा हुआ है पोर्ट्स इन इंडिया, एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ये क्या मैंने बहुत स्पेशल चीज़ लिख दी क्या? ये तो आपको हर जगह मिलेगा, बट जब मैंने लिखा है पोर्ट और एयरपोर्ट, ये तो बहुत सारे हैं ना इंडिया में, बट आपको करने कौन से हैं अभी आपको पता होगा। पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये ना एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी बजट आता है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये हमेशा आप रीड किया करो। कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप बुढ़े हो जाओ लाइफ में तब भी आपको ये दोनों चीज़ें तो रीड करनी ही है। पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया, इसके ना यहाँ पे आई गेस 7 पिलर्स बताए गए हैं, जिसमें कि पोर्ट हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वाटरवेज हो गए, और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स का स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रोबस्ट बनाने का यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो अब आपको क्या मुद्दे की बात है कि कौन कौन से नए पोर्ट बनने वाले हैं, कौन से नए पोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ है, कौन से पोर्ट का नाम बदला गया है, या कहाँ पे अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एक्टिविटी हुई है, तो वो वाले याद रखने थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये नहीं कि भैया इंडिया में जितने पोर्ट और एयरपोर्ट हैं लेके आओ, मैं तो रट्टा मार लूँगा, नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ना, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प भी मैंने डाल दी है कि आप एक बार भारतमाला प्रोजेक्ट पढ़ लेना, सागरमाला प्रोजेक्ट पढ़ लेना, और पर्वतमाला प्रोजेक्ट पढ़ लेना। पर्वतमाला में क्या पढ़ोगे कि भैया स्टार्ट कहाँ से हुआ। पर्वतमाला क्या है ना कि रोपवे बनाए जा रहे हैं, पर्वतमाला में है रोपवे, यहाँ पे है आपका जो भी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, भारतमाला में रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स के लिए ये तीनों की तीनों चीज़ें की जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। इन तीनों के अंदर देख लेना, भारतमाला में रोड आ जाएंगे, सागरमाला में पोर्ट आ जाएंगे, पर्वतमाला में रोपवे आ जाएंगे। अच्छे से देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यार ऑब्जर्व करने में ना बहुत टाइम लगता है। खैर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर ये तो यार कर ही लेना, अभी तो रटी रटाई चीज़ हो गई कि कितने कौन कौन से यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे हैं। और इंडिया में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोलर क्या बोलते हैं उसको, आईएसओ का ऑफिस कहाँ पे है, तो ये आपका गुड़गांव गुरुग्राम में है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट कितने हैं, उनके नाम, ये पूरा ही याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर और पावर प्लांट, इवन आप क्या करोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपको यहाँ पे ईयर भी याद रखना है, कौन सा सबसे पहले बना, कौन सा सबसे लास्ट में बना, सबसे नया वाला कौन सा है, पुराना वाला कौन सा है, बताओ अच्छा जरा, तारापुर कहाँ पे। चलिए खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने रिसेंट ही आपको जीके पनेशिया 2.0 वाले एक सेशन में बताया था कि स्पोर्ट्स को कैसे कवर करना है। तो आपको स्पोर्ट्स के सारे कप्स करने हैं, उनकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी करनी है, और उनसे रिलेटेड ट्रॉफीज, प्लस में उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर अगर आपको कोई मिल रहा है। कौन से मेजर ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, तो लिख लो बच्चों। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में आपको टर्मिनोलॉजीज देख लेना, स्पोर्ट कप और ट्रॉफीज, ये ठीक है, देख लेना इसके बारे में सारा, बट आपको करंट अफेयर ज़्यादा मिलेगा नहीं। फिर आप बैडमिंटन का देख लेना, ठीक है। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि भैया इसके स्पोर्ट्स कप कौन से हैं, ट्रॉफी कौन सी है, टर्मिनोलॉजी क्या है, और करंट अफेयर। करंट अफेयर बोले तो उससे रिलेटेड अगर कोई खिलाड़ी रिसेंट न्यूज़ में रहा है, अगर हमने कोई उसमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई कप जीता है, या कोई हमने कोई कुश्ती जीती है अगर, हाँ रेसलिंग में भी ये चीज़ याद रखना। रेसलिंग में टर्मिनोलॉजीज की बात तो नहीं, लेकिन जो रेसलर्स हो गए, ठीक है, रेसलर्स के नाम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलो यार, अब 26 ही हुए अभी तक, 26 वाला पॉइंट है आपका। अरे यार, इसलिए मैं स्ट्रेटजी सेशन बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रेटजी कराओ एक तो पूरी पूरी की पूरा जो वो होती है ना, एनर्जी खत्म हो जाती है यार। देखो खैर, 26 पे है आपका माउंटेन रेंजेस और पीक्स।
पीक्स देखनी है आपको, कौन से रेंजेस पे वो पीक है। अगर मैं बात करूँ काराकोरम रेंजेस की तो उसकी हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए। विंध्याचल रेंजेस की बात करूँ तो उसकी हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ये अगर आप देखोगे ना तो मैं कभी ना कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा बना, कट ऑफ की तो मैंने शायद कोई नहीं बनाई है, और ना मैं आपका ये स्ट्रैटेजी की ज़्यादा बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा व्यूज़ यहीं पे खिंचते हैं जबकि, बट क्या होता है ना, अगर इसे एक्चुअली में ट्रूली एक स्ट्रैटेजी बनानी हो ना ऑनेस्टली, तो उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत दिक्कत है यार। रिवॉल्यूशंस इन इंडिया देखो, रिवॉल्यूशंस इन इंडिया क्या है कि आपके जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, येलो रिवॉल्यूशन हो गया, फलाना ढिमका जो भी रिवॉल्यूशन है किससे रिलेटेड था, कब आया इंडिया में, उसके पीछे रीज़न क्या था। अगर उसका कोई फाउंडर है, बहुत बड़ा नाम है, MS स्वामीनाथन जैसा कोई नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, MS स्वामीनाथन की बेटी हैं गीता गोपीनाथ, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गीता गोपीनाथ ही है इनका नाम। गीता गोपीनाथ एज ऑफ नाउ क्या है बताओ, चलो कमेंट करके बताना, और नहीं बताया ना तो उल्टा लटकाऊंगा। कंट्री कैपिटल और करेंसी, अब देखो कंट्री कैपिटल करेंसी थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लग गए सबका उठा के। जो भी न्यूज़ में रही हैं कंट्रीज, स्पेशली इंडिया के साथ, जैसे अभी हमने क्या किया, जाम्बिया से हम लेके आए ना चीता, तो अब आपको इस जाम्बिया की ना कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, ये पता होनी चाहिए। इवन जाम्बिया का प्रेसिडेंट कौन था, कौन है अभी, अगर पीएम वहाँ पे इंपॉर्टेंट हस्ती है तो पीएम कौन है। तो ऐसी कंट्रीज जिनके साथ में इंडिया ने एज ऑफ नाउ कुछ ना कुछ काम किया है, कोई अगर MOU साइन किया दिख गया मेरे को न्यूज़ में, तो उस कंट्री के बारे में मुझे सारी बात पता होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई नया कोई कंट्री कंट्रोवर्सी में रही है, वहाँ कोई नया पीएम बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो वो मेरे को पता होना चाहिए फिर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है इसमें। फिर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हो गया, पूरा चाट जाओ इसको, ठीक है। डेली दिन में इसका 2 बार चालीसा लगाया करो, तभी जाके याद होने का है सेंसस। इसका यही तरीका है, डेली 1 से 2 बार आप लिखा करो, चालीसा बनाओ, जो करना है करो। 10 दिन डेली ऐसा करोगे, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा सेंसस, ठीक है। ऑप्शन दिखेंगे, तुरंत टिक कर पाओगे। राज्यसभा और लोकसभा सीट ये आपको कैसे, ये पता होने चाहिए, ठीक है। जो मेजर मेजर स्टेट्स है ना इनके, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात और बता दूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसका ये याद कर लेना कि कौन सा मिनिस्टर कहाँ से MLA है, यानी कि बेसिकली किस जगह से अपना वो सीट उसकी है। तो एक बार ये देख लेना, इसके क्वेश्चंस दिखे हैं क्योंकि कई सारे। तो आगे आते हैं। फिर हो गया आपका फर्स्ट इन इंडिया मेल और फीमेल, इवन करंट में ये देख लेना कौन सी फीमेल पहले क्या बनी है, जैसे नेवी की पहली पायलट कौन सी बनी है, और सबसे कम उम्र की महिला कौन सी बनी है तैराक। तो इन चीज़ों को देख लेना अच्छे से। मेजर मेजर आप फीमेल का देखिएगा, मेल का अगर कुछ दिख जाए करंट में तो वो भी ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी अब यहाँ पे आपकी जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गए, उनके निकनेम्स हो गए, उनकी जो भी निकनेम्स हो गए, जैसे कि आपका ट्विन सिटी पूछ लिया तो पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारी ट्विन सिटीज़ हैं। फिर इधर फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गए, उनके निकनेम्स हो गए, ठीक है। हमारे लौह पुरुष कौन थे, इस तरीके की चीज़ें आपको देख लेनी है। लूसेंट में मिल जाएगा ये, ठीक है, ये मटेरियल आपको लूसेंट से मिलेगा, वही कर लेना, उसी से आज तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अलग कुछ दिखा नहीं है मुझे। साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख लेना एक बार, लेकिन कहाँ से देखोगे, तो इसके लिए मैंने आपको जनरल साइंस में ना एक सेशन कराया है, जहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है एनिमल के, प्लांट के, फ्रूट के, वेजिटेबल के, वो सारे करा रखे हैं। बस वो मुश्किल से 1 घंटे की क्लास होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये ढूंढना आपका काम है, या तो मैं टेलीग्राम पे उन सेशंस के लिंक डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना यार वहीं पे, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो यूट्यूब वीडियो बनाने में ना लगता है टाइम, मतलब वो सारी चीज़ें लगाओ ऐसा, फिर वीडियो बनाओ, तो जो भी होता है मैं मेजरली टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करोगे, तो जो भी चैनल का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। फिर आता है बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बॉर्डर्स ऑफ इंडिया कैसे याद रखोगे, एक तो इनसाइड, इनसाइड बोले तो कौन सा स्टेट किसके साथ में, कितने स्टेट के साथ में बाउंड्री बनाता है, कौन सा स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, कितने ऐसे स्टेट हैं। फिर आउटसाइड कितने यहाँ पे नेबर्स हैं हमारे, ये बात समझ में आ रही है ना। इनसाइड इनसाइड कितने स्टेट किसके साथ में बनाते हैं, आउटसाइड कौन से स्टेट का कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री आती है, ठीक। याद कर पाओगे, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई। फिर आता है सॉइल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल इन इंडिया, अरे यार ये माउंटेन नहीं, यहाँ पे रॉक लिखना था, ठीक है।
सॉइल इन इंडिया एंड रॉक्स ऑफ इंडिया, ये अच्छे से देख लेना। सॉइल का पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आजकल सॉइल से काफ़ी क्वेश्चंस और सॉइल से और रॉक से देखने को मिले हैं। ठीक है भाई। फिर आपका आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पॉलिटी का पार्ट आ गया, तो अगर पॉलिटी में आपसे मैं बात करूं मेजर मेजर तो आर्टिकल्स कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं ऑलरेडी 1.2 पनेशिया सेशन में करा चुका हूँ। देखो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं, और इवन उसमें ना सिर्फ 18 वीडियोस हैं, 9 आवर की है। बट उसमें ज्ञान इतना सारा है ना कि आपको वो 50 आवर्स लगा के भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो मैं जो भी चीज़ कराता हूँ ना वो इम्पोर्टेंट ही कराता हूँ। बकवास करने का वैसे, क्योंकि देखो अगर चीज़ों को ऐसे करो कि एक चीज़ के ऊपर मैं आपको 50 एमसीक्यू करा दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जीके में। जीके में क्या होता है, एक बार उसको देखना पड़ेगा, उसके पीछे का सिनेरियो क्या रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। तो खैर, फिर आपका अमेंडमेंट आ जाते हैं। जितने भी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट वाले हैं कर लेना, लूसेंट वाले ही कर लेना, चलेगा। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर ही लेना। प्रेसिडेंट, पीएम, कैग, सीजीआई, पावर एंड फैक्ट्स हो गए। ठीक है यार, इसका इनका इलेक्शन कैसे होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सब तो देख ही लोगे यार। राज्यसभा लोकसभा ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूनियन मिनिस्टर्स, वही बात है, यूनियन मिनिस्टर का आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है आपके यूनियन मिनिस्टर ये निकल के आ रहे हैं, कौन सा प्रोफाइल है अभी इनके पास। ठीक है, देख के जाना। कभी कभार आपको, अब आप सोच रहे होगे सर यूनियन मिनिस्टर तो बने काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन माइंड में रखना ये एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से क्या पूछ ले। ठीक, ये कहानी हो गई। अच्छा, ये इसमें ना एक और ऐड कर लो, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। ये भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज जहाँ पे आर्टिकल लिखा है, यानी कि आपको आर्टिकल के साथ जो भी पार्ट्स हो गए, ठीक है, तो पार्ट्स वगैरह ये सब देख लेना। अगर आर्टिकल लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि बस थोड़े से आर्टिकल देख लिए। वो जब मैंने आपको 1.0 में बताया था तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉलिटी से आपको इतना इतना मेजर पार्ट तो करना ही है। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक लिखे हैं ना मैंने, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक उठा के लिख दिया है जो जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। यानी कि आप अगर ये टॉपिक्स कर लोगे ना तो अल्टीमेटली पूरा का ऑलमोस्ट आपका 90% से ज़्यादा हिस्सा कवर हो जाएगा इन सब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं। ओह, चलो खैर, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हो गया। कौन से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आपके इन्वेंशन है, तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। वॉइस जा रही है क्या अभी, क्लियर है? फिर आता है आपका यूनिट्स और मेजरमेंट, सदाबहार चैप्टर फिजिक्स का, तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो। अब इसके बाद में क्या है आपका, यूनिट्स और मेजरमेंट्स हो गया। 45th नंबर पे आते हैं आपका फिर केमिकल कॉमन नेम्स हो गए, जो कि कॉमन नेम होते हैं ना, एक तो साइंटिफिक नेम होता है, कॉमन नेम होता है, या आपका किसमें जो केमिस्ट्री हो गया, इसमें भी आपका पता होना चाहिए स्लेट लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा कौन सा होता है, तो इसके फॉर्मूलेज और कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट वाले मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में करा चुका हूँ, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना। उसमें जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें मैंने पूरी केमिस्ट्री कराई है, अगर आप उसे कर लोगे तो केमिस्ट्री में उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं आएगा। पीरियोडिक टेबल कर लेना, 50 एलिमेंट, इनके आपको सिंबल और इसके साथ में इसका नंबर, यानी कि कौन से नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाहेली, बेबक, नाओ, फने, नामक, अलसी, पस्कल, अरे, काका, शक्ति, वकरमन, फेको, निकूजन करके होती है। तो ये आपको ऐसे 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट पे याद हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली आपके माइंड में रहेंगे। डेफिशिएंसी एंड डिजीज, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रेफर करूँगा, मेरी वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में ही एक, उसमें ना थंबनेल पे लिखा होगा डिजीज करके, सिर्फ 2 3 वीडियो हैं, उनको कंप्लीट कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ और कोई डिजीज नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन में मेजरली प्लांट सिस्टम वाला पार्ट कवर करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल प्लांट सिस्टम से। प्लांट में फिर फ्लावर का टाइप भी आपको कवर करना पड़ेगा, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट क्या होते हैं, मेल फीमेल पार्ट, स्टिग्मा वगैरह, ये भी देख लेना। फिर इधर आपका आता है ह्यूमन में, तो ब्रेन, हार्ट, सेल और सेल ऑर्गेनेलीज जितनी भी होती हैं ये आपको कवर कर लेनी है। फिर आता है फाउंडर या फिर लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टीज। अब देखो इंडियन हिस्ट्री की जो ये कहानी है ना, ये तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके फाउंडर हो गए, लास्ट रूलर्स हो गए किसी भी डायनेस्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए। इनके लिए आप क्या करोगे ना,
कि इंडियन हिस्ट्री की आपको टाइमलाइन देखनी है। कहाँ से देखनी है? ईयर 326 बीसी से इसकी टाइमलाइन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी। चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और अभी इसको याद करना, ठीक है? यहाँ से ना जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है? समझाता हूँ अभी कैसे। पहली बात तो, कई सारे बच्चे ना जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं पता कि हिस्ट्री को करें कैसे, रटने का प्रयास करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, हिस्ट्री आपको दो तरीके से ही कंप्लीट कर सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर सकते हो। एक तो हिस्ट्री का टाइमलाइन हो गया, यानी कि ये आपका मिडाइवल टाइम से शुरू होगा, यानी कि बेसिकली एंशिएंट में अगर आप मौर्य वाला टाइम पीरियड उठा लो तो वहाँ से आप ये ईयर वाइज खेलते हुए कहाँ तक पहुँच जाओगे, जो आपके कार्नाटिक वॉर्स हुए हैं, ठीक है? कार्नाटिक वॉर तक पहुँच गए। कार्नाटिक वॉर के आगे से आपको क्या करना है, टाइमलाइन याद रखनी है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है इनके अकॉर्डिंग, कि कौन से ईयर में कौन सा वाला गवर्नर जनरल आया, कौन सा वाइसरॉय आया, उसने कौन सा काम करा, सती प्रथा कब बंद हुई, उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था, फिर वाइसरॉय कब से बनने स्टार्ट हुए। एक ये वाली टाइमलाइन और उसके पैरेलल गांधी जी वाली टाइमलाइन, कि गांधी जी कब आए, कौन सा आंदोलन उन्होंने कब स्टार्ट करा। ये दो टाइमलाइन मॉडर्न इंडिया की हो गई। और ये एक प्रॉपर टाइमलाइन जो चली आ रही है वो आपकी एंशिएंट से लेके मिडाइवल की। कैसे? देखो, 326 से कहानी स्टार्ट हुई। जो अम्भी था, तक्षशिला का राजा, इसने जो अलेक्जेंडर था यानी कि सिकंदर, इसको यहाँ पे सरेंडर कर दिया था हाइडेस्पस रिवर के पास। क्यों? इसके बाद वो पोरस ओरस वाली कहानी थी ना पहले। हाँ, तो बस वो वहीं से बैटल ऑफ हाइडेस्पस से ही आपको सारे बैटल भी आते हैं। अब देखो, बैटल जो होंगे ना अल्टीमेटली इसी टाइमलाइन में मैं आपको कवर करा दूंगा। देखो कैसे। 321 में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य एम्पायर यहाँ पे पूरा लेकर के आ गए। तो यानी कि आपको यहाँ से तीन चार चीज़ें याद होनी चाहिए, कि चंद्रगुप्त थे, फिर यहाँ पे चाणक्य थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये सब चीज़ें हो गई। फिर कहानी आ जाएगी अशोका की, कि भाई 273 बीसी में अशोका ने मौर्य एम्पायर को रूल करा। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम अशोका था। तो ये आपको इस तरीके से क्लियर होगा। फिर 265 बीसी में हुआ बैटल ऑफ कलिंगा, जिसके बाद जो आपका अशोका था उसने बुद्धिज्म को ले लिया और 232 बीसी में खत्म हो गया। फिर 230 बीसी में सातवाहन एम्पायर आया। तो एम्पायर, ये सातवाहन एम्पायर को लेके कौन आया था, है ना? अब ये एक क्वेश्चन आया आता है, तो याद रखना 200 से 100 बीसी के बीच में जो मॉर्फ ग्रामर है ना, तमिल ग्रामर और मॉर्फोलॉजी, वो की थी किसने? थोलकापियम ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कि तमिल में जो तमिल ग्रामर है उसको किसने स्टैंडर्डाइज करा, तो थोलकापियम ने किया था, ठीक है? याद रखिएगा इसको। 184 बीसी में क्या हुआ, मौर्य एम्पायर कोलैप्स कर गया। यहाँ पे जो बृहद्रथ था वो लास्ट जो है आपका एम्परर था मुगल डायनेस्टी का। फिर इसके बाद क्या हुआ एक्चुअली में, जो शुंग डायनेस्टी है वो बनी। 180 बीसी में इधर क्या हुआ, इंडो ग्रीक किंगडम आया, फिर इंडो सीथियन आया, फिर इंडो पार्थियन किंगडम आया। तो याद रखना, ठीक है? इतना ज़्यादा तो नहीं आता वैसे इन तीनों से, लेकिन याद रख लेना फॉर द सेक ऑफ टाइमलाइन, कि पहले इंडो ग्रीक, फिर इंडो सीथियन, फिर इंडो पार्थियन किंगडम आया। फिर 68 एडी में क्या हुआ, कुषाण एम्पायर आया। कुषाण एम्पायर के यहाँ पे फाउंडर कौन थे, याद रखना है। सातवाहन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किंग, ठीक है? इन्होंने जितने टेम्पल बनाए हैं, अब इनके बारे में गूगल करना, ठीक है? इनके जितने टेम्पल वगैरह हैं वो याद कर लेना। 240 एडी में गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश होता है। गुप्ता एम्पायर को यहाँ पे स्टैब्लिश किसने किया, श्री गुप्ता ने। गुप्ता एम्पायर का आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है? कि पैरफेस के बाद चंद्रगुप्त वन आए, समुद्रगुप्त आए, पूरा इनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से। गुप्ता एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? फिर आता है आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव एम्पायर। गुप्ता के बाद कौन सा आया, 350 एडी में पल्लव एम्पायर आ गया। फिर चंद्रगुप्त टू ने जो है यहाँ पे गुप्ता एम्पायर के ऊपर राज्य किया 380 एडी में। 399 टू 414 क्या हुआ, फायान जो है वो इंडिया आया था। फिर इधर मिडाइवल इंडिया का पार्ट आ गया, कहाँ से लेके 550 एडी से। मिडाइवल इंडिया में भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। कौन सा, अर्ली मिडाइवल जो कि 1300 ईयर तक चला। देखो यहाँ पे ये कहानी स्टार्ट हुई आपकी
606 से हर्षवर्धन जब किंग बना, फिर यहाँ पे 630 एडी में फिर से हेनसांग आया, फिर पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से, फिर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ 800 एडी में, 814 में यहाँ पे अमोघ वर्ष वन जो है राष्ट्रकूटा का, आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो देखो ये इस तरीके से ही आते हैं। 1000 एडी में महमूद ऑफ गजनी आया, फिर अल बरूनी आया था ट्रैवल करने 1017 में, फिर 1100 में क्या हुआ, चंदेला, चोल, कदम्ब और राष्ट्रकूटा लोगों ने यहाँ पे राज्य किया। 1120 में क्या हुआ, तो कल्याणी चालुक्य एम्पायर ने एक तरीके से बहुत ऊपर उठ के आ गया था, और यहाँ पे विक्रम चालुक्य एरा स्टार्ट इन्होंने कर दी अपनी तरफ से, जो विक्रमादित्य सिक्स्थ थे। पहला बैटल ऑफ तराई फिर इनके बीच में हुआ कब, तो 1191 एडी में। तो याद रखने का ना यही यहाँ पे, अगर आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, कि जब आप टाइमलाइन से चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको वो जो बैटल का ईयर है वो भी याद रहेगा, उनके कौन से डिसेंडेंट रहे हैं वो भी याद रहेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपका इस टाइमलाइन से क्लियर हो जाती हैं। फिर 1192 एडी में क्या हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराई हुआ, किस किस के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। फिर आपका जो बैटल ऑफ चंदावर है वो किसके बीच में हुआ, गौरी और जयचंद्र के बीच में। फिर आपका जो 1288 में मार्को पोलो आया। तो ये देखो अब इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, जो भी आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके मैंने यहाँ पे नाम भी डाल दिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो इवेंट है ना क्वेश्चन में सीधे उठ के आते हैं, तो मैंने सारे के सारे इवेंट आपके इस हिस्ट्री की टाइमलाइन में ही डाल दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर लेट मेडाइवल पीरियड आ गया, 1300 में क्या हुआ, खिलजी डायनेस्टी आई, तो खिलजी डायनेस्टी आपको पूरी पढ़ लेनी है। फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेना है। इधर आपका वास्को ड गामा आया था गोवा में 1498 में, ठीक है, तो ये है। फिर पोस्ट मेडाइवल में क्या होता है, बाबर आवर आ जाता है। हाँ, बाबर आ गया, इसमें देखो मुगल रूलर ऑफ काबुल था, दिल्ली को इन्वेड करा, आगरा को, और फिर इसने इब्राहिम लोदी को मार के ये क्या बन गया था, दिल्ली की सल्तनत इसने हथिया ली थी। फिर इसके यहाँ पे एक वॉर आ गया, बैटल ऑफ खानवा, जो कि बाबर ने लड़ा था और यहाँ पे मेवाड़ के ऊपर जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था। फिर आगे आपका चल के जो है ये बाबर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कौन आएगा, हुमायूं आएगा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर हुमायूं के कौन कौन से बैटल्स रहे हैं। क्या हो गया ये, हुमायूं के यहाँ पे कौन कौन से बैटल्स रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर हुमायूं की डेथ के बाद क्या हुआ, 1600 में जो भी इसका बेटा है अकबर वगैरह आया, फिर बहादुर शाह जफर की कहानी आएगी आगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया था कौन, बहादुर शाह जफर, तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा ये देखना है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री कब करी थी, 1600 सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका फॉर्म कब हुई थी, 1600 में हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और इधर आपका 5 साल बाद क्या होता है इसके, देखो ये जो फॉर्म हुई थी ना इंग्लैंड में, पहले एज अ कंपनी आपका फॉर्म हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये याद रखना कौन से ईयर में हुई थी, 1600 एडी में। फिर 1605 में अकबर यहाँ पे मर जाता है और जहांगीर आपका यहाँ पे एम्परर बन जाता है। अच्छा ये बताना जरा मुझे, विलियम हॉकिंस जो है ये किसके कोर्ट में इसने ट्रैवल किया था, विलियम हॉकिंस ने, और ये किसका था, ये मतलब पोर्टुगेज था या फिर ब्रिटिशर था। फिर 1628 में जहांगीर मर जाता है, उसके बाद शाहजहां आता है। इधर 1630 में क्या हो गया कि शिवाजी की यहाँ पे जन्म हो जाता है, और इन्होंने फिर आपको पता औरंगजेब को कितना छकाया था। और अब देखो इधर 1628 में शाहजहां बैठा और इनके बाद कौन आने वाला है, औरंगजेब आने वाला है मार मूर के इनको। इधर 1658 में शाहजहां ने बनवा दिया ताजमहल, जामिया मस्जिद और रेड फोर्ट, याद रखना ये तीनों शाहजहां ने ही बनवाए थे। इधर 1659 में शिवाजी ने हरा दिया आदिल शाही ट्रूप्स को जो प्रतापगढ़ पे भेजे थे, है ना। फिर आपका मराठा एम्पायर इधर फ्लॉरिश करने लगता है 1674 में। 1680 में जो है शिवाजी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 1607 में औरंगजेब यहाँ पे 1707 में मर जाता है, और फिर बहादुर शाह वन आता है 1707 में, और यहाँ पे मराठा एम्पायर का क्या हो गया था, दो भाग हो गए थे। जहाँ पे क्या था, एक तो पाहिम्बा जी ने यहाँ पे त्रिपुरा में किया, ये तो ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है तो इसलिए डाल दिया ये वाला फैक्ट भी। इधर 1737 में बाजीराव वन ने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, लेकिन 3 साल बाद ही जो है बाजीराव वन की मृत्यु हो जाती है, और फिर आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 में। और इधर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। 1761 में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। 66 में एंग्लो मैसूर वार होता है। फिर आपका पहला एंग्लो मराठा वार होता है 1777 में। फिर इधर क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट वॉर डाल दिए हैं, बिल्कुल टाइम लाइन में है, तो आपको यहाँ पे याद करने में भी इसको कोई इश्यू नहीं पड़ना चाहिए, और ठीक है, तो इसको एक बार देख लो ध्यान से क्या क्या हुआ इधर। 1779 में होता है बैटल ऑफ वडगांव।
फिर होता है 1780 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर इधर 1789 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, फिर 98 में होता है फोर्थ मैसूर वॉर, और इधर अगले ही साल क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और जो आपका वोडेयार डायनास्टी है वो रिस्टोर होती है। और 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। तो ये बैटल की सीरीज ना यार, ऐसे आप अगर ईयर वाइज रखोगे याद, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पे आपका 1818 में क्या हो जाता है, जो आपका मराठा एम्पायर है वो फिनिश हो गया, और इसी के साथ कहीं ना कहीं आपकी कहानी आ जाती है कॉलोनियल एरा की, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर एक तरीके से यहाँ पे फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मराठास को इन्होंने हरा दिया। और जितने एंग्लो मैसूर वार हुए, तो फिर लास्ट में जाके एक तरीके से यहाँ पे कॉलोनियल एरा आपका स्टार्ट हो गया, जो कि 1947 में ख़त्म होता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे आपके मैंने ईयर्स डाल दिए हैं, लेकिन अब मैंने जैसा कि आपको बताया, इन्हें आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना, एक तो गांधी जी की इरा के अकॉर्डिंग, यानी कौन से ईयर में इंडिया है, कौन सा आंदोलन कब किया। दूसरा वाला आप यहाँ पे कौन से जो गवर्नर जनरल है उनके अकॉर्डिंग। 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती के लिए काम किया गया, फिर 1857 में फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसको इंडियन म्यूटिनी बोला जाता है, पता ही होगा। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन है। अब आईएनसी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है, कब इसका सेशन हुआ, कहाँ हुआ। इवन मैं 1.0 सेशन जो जीके पेनेशिया का है उसमें मैं करा चुका हूँ ये चीज़ें, स्टिल फिर से कर लेना। देखो भाई, स्ट्रेटेजी सेशन काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, फटाफट से करंट अफेयर पे आएंगे। 1930 में आपका डांडी सॉल्ट मार्च हो गया, साइमन कमीशन हो गया, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों चीज़ें आपकी 1930 में हुई थी। 1915 में होम रूल लीग आपका फाउंड किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, मसाकर हुआ जलियांवाला बाग में 1919 में जनरल ओ डायर के द्वारा। 1931 में भगत सिंह को यहाँ पे फांसी लगा दी गई थी। फिर इसके बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गांधी इरविन पैक्ट जो कि निकल के आता है वो 1931 में। फिर 1990 में क्या होता है आपका, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग में सैकर हो गया, ये तो ऊपर ही हमने पढ़ा। रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। फिर 1937 में इधर कांग्रेस ने कई सारे स्टेट्स में मतलब पावर में आ गए थे ये लोग, और इधर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। तभी क्या हुआ, अंग्रेजों की कमर टूट गई वर्ल्ड वॉर टू में, जिस वजह से जाके इन्होंने बोला था कि ठीक है अब हम 1947 में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ना हालत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद से। इसका काफ़ी फ़ायदा जो है कांग्रेस ने उठाया। 1921 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। 28 में लाजपत राय जी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट निकाला गया, जो कि फाइनली 47 में ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का राइज भी स्टार्ट हुआ था 1942 में। 22 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, चौरी चौरा कांड हो गया, फिर उसे बंद किया। फिर 1946 में मुस्लिम लीग जो है बोलता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो इन लोगों की वजह से हमारा एक और साइड में बैठा हुआ है पाकिस्तान। 19 अब मैं हमेशा हमारा पाकिस्तान बोलता हूँ, बिकॉज है तो हमारे ही, है ना, आगे चल के होगा भी हमारे। इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस एंड विटनेस्ड पार्टीशन, हमारा जो है यहाँ पे दुखद पार्टीशन के साथ हमारा इंडिया यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। फिर 1947 के ऑनवर्ड्स अब आप क्या करोगे, इस यहाँ पे पीएम का याद कर लेना, कौन से पहले पीएम थे, दूसरे पीएम, तीसरे पीएम, पीएम नहीं तो प्रेसिडेंट तो कर ही लेना, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा हिस्ट्री कितनी सिंपल होती है, अगर आप उसे ईयर वाइज अगर देखते जाओगे ना, तो आगे 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 बढ़ते हुए चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म हो जाती है। 47 में क्या हुआ आपका, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही डाल दिया था, मुझे पता था कि वही करंट अफेयर तक आते आते इतना टाइम हो जाएगा। तो जितने बच्चे ना बोल रहे हैं उनके लिए तो ये है कि कर ही लेते हैं, हु केयर्स अबाउट ना बोलने वालों को। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं नहीं करते हैं, अगले सेशन में करेंगे उनके लिए, हु केयर्स। नाउ अब ये हमारे पास में है, देखो करंट अफेयर क्या है ना, जब भी आप करंट अफेयर को कवर करोगे, सबसे पहली बात कि आपको इस एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए कितने टाइम का करंट अफेयर करना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर का अभी अपना टारगेट बना के चलो, हो सकेगा तो 2 ईयर का कर लेना एक बार रफ। क्योंकि देखो 21 का जो करंट अफेयर आया वो आपने देखा ही कि कितना ज़्यादा वेग था। तो अब यही आप कर सकते हो कि 1 ईयर का तो अच्छे से कर ही लो कैसे भी करके, यानी कि जैन 2022 से लेकर के आपका दिसंबर 2022 तक का तो करना ही है एनी हाउ। बाकी का ये 2 ईयर का तो क्या ही करोगे, एक 6 मंथ का ऐसा बेसिक सा एक रिव्यू ले लेना। बट स्टिल ये 1 साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी देखो करंट अफेयर जो एसएससी में देखे गए हैं ना, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन वो इन कुछ टॉपिक्स से देखे गए हैं। तो करंट अफेयर पढ़ते टाइम आपको ये याद रखना है कि आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने इसके भी 19 टॉपिक यहाँ पे निकाले हैं जो आपको
पर्टिकुलरली करंट अफेयर में पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर तो आप नहीं पढ़ने बैठ सकते हो ना एसएससी के लिए, बिकॉज एसएससी ये नहीं बोलता है कि उसे न्यूज़पेपर पढ़वाना है, वो भी करंट अफेयर का। एक चीज़ और, अगर आप इंग्लिश की बात करो तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको एक पैसेज जो है वो एडिटोरियल करंट अफेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। बट रीडिंग के लिए ठीक है यार, अगर आपसे द हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ के आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ तक की बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक बताए कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, समझ में आती हैं तो फटाफट से हाँ बोलिए। इनके ऊपर सेशंस चाहिए तो वो आप कमेंट करो, और देखो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपको पता ही होगा, देखो मुझे आदत नहीं है कि मैं बार बार बोलूँ शेयर करो, फलाना करो, ढिमका करो। खुद से कर दिया करो। अगर आप नहीं करोगे तो अल्टीमेटली फिर मुझे भी इसमें ज़्यादा मन नहीं लगेगा, है ना। तो देखो फिलहाल क्या है आपका। अच्छा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, करंट अफेयर आपका जो भी है ना 1 ईयर का मंथ वाइज उठाएंगे, और इसके ऊपर जो है करंट अफेयर्स पनेशा सीरीज निकालते हैं जिसमें टीसीएस जैसे क्वेश्चंस पे फोकस करता है। वैसे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ मैंने एक सोची हुई है, उसके ऊपर देखेंगे आपका जैसा जो रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल देखो, आपको एक तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर आती है वो आपको अच्छे से करनी है। इकोनॉमी हो गई इंडिया की, वर्ल्ड की, उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आएगा वो करना है। बिजनेस से रिलेटेड करना है, इंटरनेशनल करना है। इंटरनेशनल में वो जो इंडिया से थोड़ा सा रिलेट होके चल रहा हो वो वाला करंट अफेयर आप कवर कर सकते हो। इसके बाद आपका नेशनल तो पता ही है, स्टेट का इंपॉर्टेंट, स्टेट के अंदर भी आप स्कीम्स वाला पार्ट हो गया, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, कुछ अवार्ड दिया गया है स्टेट के अंदर, तो वो आप देख सकते हो। स्कीम्स और कमिटीज़ नई फॉर्म हुई हैं तो वो आपको देखना ही है। कुछ में एमओयू साइन हुआ है, किसी कंट्री के साथ हुआ है, किसी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है, किसी बैंक के बीच में हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ बैंक अगर मर्ज हो रहे हैं तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन हो गए। नेशनल आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल भी आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट लेवल तक के, ठीक है। प्रेसिडेंट कोई नया बना है, पीएम बना है तो देख सकते हो। बाकी नेशनल अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट हुआ है बड़े स्तर का, वो तो ज़रूरी है ही सही। फिर आपके रैंक्स एंड रिपोर्ट्स आ जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे कोई अवार्ड जीता है तो किसने जीता, वो कौन सा खिलाड़ी ने जीता, वो आपका जो भी खिलाड़ी होगा ना उससे रिलेटेड आपका पूछ लिया जाएगा कौन से गेम से रिलेटेड है। तो ये सब करंट अफेयर से ही उठाते हैं। कोई समिट हुआ है, कोई आपका कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई रिकॉग्निशन मिला है किसी को, कुछ इंपॉर्टेंट डेज निकल के आए हैं, कोई आपका डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर मिल गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईआईटी ने कुछ डेवलप कर दिया, आईआईटी से रिलेटेड आपका एमओयू हो गया। तो ये सब चीज़ें भी आपको करंट अफेयर में देखनी होती हैं। आई होप मैं आपको सारी की सारी बातें थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ। और फिर आपका थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आओ तो आपको मिलेगा बुक्स एंड ऑथर्स। ऑफ कोर्स करंट अफेयर में जितनी भी बुक्स आ रही हैं, ऑथर्स आ रही हैं, कोई अवार्ड मिला है किसी बुक के लेखक को तो उसके लेखक का नाम, बुक का नाम, वो बुक अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है तो उस टॉपिक का नाम, वो टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। फिर मिसलेनियस करंट अफेयर में यही सब आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, कोई फेयर हुआ कहीं पे, कोई फेस्टिवल हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं मिसलेनियस में। ऑबिचुअरीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑबिचुअरी है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन खत्म हो गए हैं, तो वो किससे रिलेटेड थे ये पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है ऑबिचुअरी में कोई आ गया तो वो किससे रिलेटेड था। ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे सेशन आपका फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। ये एक छोटी सी इमोजी है स्माइलिंग, इसी तरीके से आप लोग हंसते रहो, टिंग 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 टिंग, ठीक है। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं तो ये है, ये आप लोग हो ये, ठीक है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड चमकते रहो, ठीक है। तो मेहनत का देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने, अगर मैं ये सोचता कि यार स्ट्रेटजी तो करानी है, अच्छा इसके ऊपर अगर मैं ऐसा थंबनेल डाल देता ना, जीके में आपका 50 में से 40 प्लस लाने की निंजा टेक्निक, और 8 मिनट का वीडियो बना के डाल देता तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाते। बट मुझे पता है कि 1 आवर की वीडियो ना जो स्टार्ट करेंगे ना उसमें से सिर्फ 50% बच्चे एंड तक पहुँचेंगे, इससे भी कम, 30% तक ही पहुँचते हैं एंड तक। बट जो पहुंचते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं का अल्टीमेटली हो पाता है, नहीं तो आप वहीं अटके रहोगे 20 नंबर 30 नंबर पे। और अल्टीमेटली आपका फिर मेंस में वही 2-4 नंबर का फ़र्क रहेगा। फिर आप यही बैठ के देखोगे अरे काश कोई डीवी स्किप कर दे, और अब तो वो सीन भी नहीं रह गया डीवी स्किप करने वाला। तो ये चीज़ें हैं। अच्छी पोस्ट लो, एक ग्रैब करो और उसको अपना आराम से लाइफ को थोड़ा इजी बनाओ।
है ना? मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, ये मुझे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, लाइफ में एक बार तो मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है? अगर अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में और क्या ही करोगे अगर पैसा भी नहीं कमाओगे। जवानी है, पढ़ लो उसको, वेस्ट मत करो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मोटिवेशन मेरा निकल जाता है यार। एक तो कुछ बच्चों के जब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना इधर-उधर उल्टे-सीधे, तो मुझे अंदर से इतना गुस्सा भी आता है और ये समझ ये थोड़ा लगता है कि यार अगर आप इस जॉब की प्रिपरेशन करने आए हो और आप बकवास करने लग रहे हो तो कैसे काम चलेगा। जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना जो, उसमें बहुत मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तब जाके कोई एक दो बंदे ऐसे निकल जाते हैं कि हाँ भाई ये बातें ऐसे कर रहे हैं, तो उनको मैं सीधा उठा के बाहर फेंक देता हूँ ग्रुप से। स्ट्रिक्टली मैंने बोला हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप मत ही करो, ठीक है? क्योंकि यार मेहनत करने का टाइम है, अच्छे से मेहनत करो, है ना? वही आपको काम देगा। खैर यार, पता नहीं फ्लो में काफ़ी चीज़ें होगी। एंड करता हूँ इस सेशन को। आई होप काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।